नमस्कार साथियों। बचपन से हिंदी की एक कहावत हम लोग सुनते आए हैं कि लालच करना बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इसी लालच ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना अंधा बना दिया है कि जो देश खुद आतंक का खात्मा करने के बड़े बड़े दावे करता है, वो आतंक को पालने वाले देश पाकिस्तान के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा सोच के देखिए, पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट के दबाव में आकर यूएसए ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर बीएलए, जो कि पाकिस्तान के अंदर अपनी आज़ादी और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उसे एक फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ऐसा किया गया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के यूएसए की यात्रा के दौरान। इसी वजह से ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसी कारण कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के दबाव में आकर यूएसए के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। जनाब को 2 बार यूएसए में आमंत्रित किया जा चुका है, वो भी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। स्पेशली आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यूएसए और पाकिस्तान की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि यूएसए इंडिया को नज़रअंदाज कर पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है? ऐसा पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी काम बिना राष्ट्रीय हित की पूर्ति के नहीं होता। तो डेफिनेटली यूएसए को पाकिस्तान के अंदर कुछ इंटरेस्ट दिखता है, कोई हित दिखता है, इसी वजह से वो उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो क्या ये सारा इशू है? क्या कवायद है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का लालच है? यूएसए का क्या सोचना है जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएसए की नज़दीकियाँ रीसेंट पास्ट में काफ़ी बड़ी हैं? ये सारी ही चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता, मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, यूएसए का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, इसको जानने से पहले हम आज की न्यूज़ की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसको लेकर दर्जनों आर्टिकल्स यहाँ पे आप पब्लिश होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काफ़ी समय से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में डिमांड कर रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन इनके चलते रहते हैं। इवन थोड़े टाइम पहले एक बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश भी डिक्लेयर कर दिया था और पूरी वैश्विक कम्युनिटी से अपने लिए सपोर्ट मांगा था कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं और हमें पूरी वैश्विक समुदाय का और स्पेशली इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके की न्यूज़ आना कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अब यूएसए के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, स्पेशली इंडिया के नज़रिए से देखा जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को लगातार एक्यूज़ करता है कि इंडिया के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, आर्मामेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब इस डिक्लेरेशन के साथ पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा और पूरी दुनिया में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो, इंडिया के द्वारा जो सपोर्टेड ग्रुप है उसको यूएसए के द्वारा फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हम तो खुद आतंकवाद के पीड़ित देश हैं, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वैश्विक समुदाय हमें एक विक्टिम के तौर पर देखें। तो पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पूरी वैश्विक मीडिया के सामने प्रदर्शित करने वाला है। यहाँ पे यूएसए के विदेश मंत्री या फिर यूएसए के विदेश सचिव मार्को रूबियो का ये स्टेटमेंट आया कि ये कार्रवाई जो की गई है बीएलए को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की, ये ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। आतंकवादी संगठन घोषित करना आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाता है। यह आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाले समर्थन को रोकने का एक तरीका है। अच्छी बात है, आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, टेरर आउटफिट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन बीएलए जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पे उनका इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको इंसान नहीं समझा जाता, जहाँ यूएसए लोकतंत्र को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर इतनी आवाज़ उठाता है, वहीं बलूचिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए ये आवाज़ क्यों नहीं उठाता? और जब बलूचिस्तान के लोग खुद अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप उनको टेरर आउटफिट डिक्लेयर कर देते हो, वो भी ऐसे समय पर जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या फिर कहें कि फील्ड मार्शल आपके स्टेट में दौरा करने के लिए आते हैं। तो ये यहाँ पे टाइमिंग हमें कुछ हजम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है? ये एक ऐसा समूह है जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी की डिमांड करता है। पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। इनमें से बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी आज़ादी की डिमांड बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा की जा रही है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन सन 2000 के दशक में किया गया था, लेकिन ये बलूचिस्तान की डिमांड है वो काफ़ी पुरानी है।
1947 में ही, जब भारत और पाकिस्तान अलग भी नहीं हुए थे, आज़ाद भी नहीं हुए थे, उसी समय से ही बलूचिस्तान ने अलग स्टेट की, अलग देश की डिमांड करना शुरू कर दिया था। इवन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे 227 दिनों के लिए बलूचिस्तान एक अलग स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए था, एक अलग देश के रूप में कायम था। लेकिन जब पाकिस्तान की आर्मी जबरदस्ती इनके देश के अंदर घुस गई और इनको पाकिस्तान में विलय होने के लिए मजबूर किया गया, तब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय पाकिस्तान में खुद को विलय करने के। लेकिन तब से ही बलूच लोगों के अंदर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग एक बार आज़ादी का स्वाद चख चुके हैं और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी इनके साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। बीएलए दावा करती है कि बलूचिस्तान के जो प्राकृतिक संसाधन है और बलूच लोगों के अधिकार, इन सभी को पाकिस्तान की सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। इसलिए ये संगठन पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार और बलूचिस्तान में चलने वाले सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता है। बलूचिस्तान अपनी गुरिल्ला शैली के लिए विख्यात है, मतलब ये पहाड़ियों के अंदर छुपे रहते हैं और जैसे ही इनके ऊपर आक्रमण होता है, ये पहाड़ियों से बाहर निकलकर आक्रमण करते हैं, लड़ते हैं और तुरंत पहाड़ियों में वापस जाके छुप जाते हैं। इस गुरिल्ला शैली के लिए आपको याद होगा महाराणा प्रताप का नाम, भारत में महाराणा प्रताप इस गुरिल्ला शैली के लिए जाने जाते हैं। बीएलए की यदि बात करें तो दो इनकी ब्रिगेड हैं, एक तो मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड। फतेह स्क्वाड का नाम अभी पाकिस्तान की मिलिट्री पर जब अटैक किया गया था बीएलए के द्वारा, उसके अंदर इनका नाम आया था। और मजीद ब्रिगेड ये आत्मघाती हमलों के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से बीएलए काम करती है। इनका एक ही डिमांड है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान के अत्याचारों को और सहन नहीं कर सकते। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश भी बनाया गया था और बांग्लादेश के आज़ाद होने का रीज़न भी यही था, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया जाता था पाकिस्तानियों के द्वारा। बांग्लादेश के कल्चर को और बांग्लादेश के लोगों को दमन किया जा रहा था। इसी वजह से बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी की आवाज़ उठाई और 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में अपनी पहचान बना सका। और अब बलूचिस्तान भी यदि अलग हो जाए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से ही यदि अत्याचार किया जाता है और लोगों के अंदर असंतोष की भावना रहती है तो लोग अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो अलग होना ही एक क्या हो जाता है, अंतिम उपाय बन जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 44% एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की महज 6% आबादी रहती है। इतने पिछड़े इलाके में आखिर कौन रहना चाहेगा, आप बताओ। बलूचिस्तान से तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों जैसे काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल बाकी के पाकिस्तान की खाना पूर्ति करने के लिए होता है। बलूचिस्तान के लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं मिलता, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से नफरत करते हैं, इन लोगों से खफा हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना रिसोर्स रिच होने के बावजूद, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद यहाँ के संसाधन बलूचिस्तान के लोगों को काम नहीं आते। यहाँ के संसाधन बाकी के पाकिस्तान और इवन दूसरे देशों को काम आते हैं। चाइना यहाँ पर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, चाइना के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, यहाँ के संसाधन चाइना के ही काम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान के लोग विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्यों वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। और जब इस तरीके की आवाज़ें उठाई जाती हैं तो ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। ये आतंकवादी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी है जो कि अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद यदि आप देखें तो इस रिसेंट अटैक में आपको यदि याद होगा, रिसेंटली क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी अटैक किया गया था। वो भी बीएलए ने क्लेम किया था कि हमारे द्वारा ये अटैक किया गया है, और ये अटैक करने के पीछे इनका रीज़न कि बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है, बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद कर दिया जाए। अब फिलहाल के लिए जो FTO यूएसए के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया है उसके क्या मायने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो बीएलए को यूएसए के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, उससे दो काम होंगे। एक तो ये कानूनी कार्यवाही के तहत किया गया है, यूएसए की कानूनी कार्यवाही के तहत इसको फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब है कि ये संगठन अमेरिका के लिए खतरा है। ये संगठन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या फिर नागरिकों के लिए खतरा माना जाएगा। इसके साथ ही यदि इस संगठन को किसी भी तरीके की फंडिंग या फिर किसी भी तरीके के आर्मामेंट्स यदि प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो वो अमेरिका के कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस देश के खिलाफ या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ ज़रूर से कार्यवाही अमेरिका के द्वारा की जाएगी। अब इसके बाद यदि आप बात करें कि यूएसए का इसमें क्या लालच है, यूएसए आखिर क्यों बीएलए को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहा है पाकिस्तान के कहने पर, इसमें यूएसए का भी हित छुपा हुआ है, केवल पाकिस्तान के कहने से ऐसा नहीं हो रहा। देखो, यूएसए ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील साइन की थी,
ऑयल की खदान पाकिस्तान के अंदर मिली थी, ऑयल का एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें काफ़ी टाइम से अमेरिका लगा हुआ था। अब यहाँ पे यदि ऑयल डील पाकिस्तान के साथ होती है तो बलूचिस्तान के लोगों ने सीधे मना कर दिया कि आप हमारी परमिशन के बिना किसी भी तरीके की डील किसी फॉरेन कंट्री के साथ साइन नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि यदि किसी भी तरीके की डील करनी है तो बलूच लोगों के साथ की जाएगी, ना कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बलूच लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं उन पे बलूच का राइट है, ना कि पाकिस्तान की सरकार का। और यहाँ के संसाधन बलूच लोगों के काम आने चाहिए, ना कि बाहर के किसी देश के। तो यदि इस तरीके के अड़ंगे बलूच लोग यहाँ पे लगाते रहे तो ट्रंप का आगे का ऑयल बिजनेस क्या हो सकता था, प्रभावित हो सकता था। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके ट्रंप ने अपना आगे का रास्ता क्या कर लिया है, साफ कर लिया। ट्रंप बिजनेसमैन है, बिजनेस करना उनकी पहली प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल लीडर वो बाद में बने हैं। तो बिजनेस के बीच में यदि कोई आएगा तो उसका हाल इस तरीके का होगा, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ट्रंप को कोई मतलब नहीं है कि इनका ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अमेरिका जो कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का रक्षक बना फिरता है, यहाँ पे आके उसकी आंखें क्या पड़ जाती है, बंद पड़ जाती है। पहली चीज तो ये कि ट्रंप को अपना ऑयल बिजनेस यहाँ पे क्या है, एक्सपेंड करना था। दूसरी चीज, आसिम मुनीर के द्वारा जो रिसेंटली ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, उसके लालच में आकर अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। ट्रंप को काफी समय से नोबेल पुरस्कार पाने का फितूर चढ़ा हुआ है। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उसे कंडक्ट कराने का भी क्रेडिट इन्होंने खुद ले लिया, और विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, नहीं हुए हैं, उन सभी का क्रेडिट, उनको सभी को खत्म कराने का क्रेडिट ट्रंप खुद ले रहे हैं और खुद को एक विश्व में शांति दूत की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसका समर्थन पाकिस्तान और आसिम मुनीर के द्वारा किया जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ ट्रंप की नजदीकियां आप बढ़ते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब यूएसए के अंदर आमंत्रित किया गया आसिम मुनीर को, मैंने आपको बताया कि 2 बार इनको आमंत्रित किया जा चुका है, तो वहां पे अभी जब ये रिसेंटली गए थे एक प्राइवेट डिनर में, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं यूएसए की धरती से जो कि काफी हद तक इंडिया के खिलाफ जाती है। आप यदि यहाँ पे देखें कि आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात की है। उन्होंने कहा कि यदि हम डाउन जाते हैं, यदि हम डूबते हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, तो यदि हम जाएंगे तो हमारे साथ हम आधी दुनिया को लेकर जाएंगे। इसके अगेंस्ट इंडिया ने एक रिस्पॉन्स दिया। इंडिया का भी कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से इस तरीके के न्यूक्लियर थ्रेट्स देता रहा है। पाकिस्तान एक फेल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के अंदर पावर्स पॉलिटिकल रूलर्स के हाथ में नहीं है, बल्कि सेना और टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहां पे देश को चलाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। अब इसके विरोध में पाकिस्तान तरह तरह की बातें बोल रहा है, छोटी छोटी बदले की कार्यवाही कर रहा है, और छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के द्वारा दिए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के थ्रेट पाकिस्तान के द्वारा आए दिन भारत को दिए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंबानी इसको लेकर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इसके साथ ही जामनगर रिफाइनरी को उड़ाने की बात इनके द्वारा की गई कि हम जामनगर रिफाइनरी को मिसाइल से उड़ा देंगे। जैसा कि इनके द्वारा कहा गया था कि यदि भारत सिंधु नदी पर डैम्स बनाता है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया हुआ है, और भारत अब डैम्स बनाने वाला है रिवर्स पर, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोका जा सके। तो आसिम मुनीर के द्वारा कहा गया कि यदि इंडिया इस तरीके के डैम्स बनाता है तो हम यहाँ से मिसाइल्स चलाकर उन डैम्स को तबाह कर देंगे। जैसे कि भारत तो उस वक्त ऐसे बैठा रहेगा, पाकिस्तान की मिसाइल्स आएगी और भारत ऐसे देखेगा कि पाकिस्तान की मिसाइल्स आ रही हैं। इनको शायद याद नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने इनकी तरफ से आने वाली सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। भारत का डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, शायद ये लोग ये चीज़ भूल चुके हैं। अब यहाँ पे इनके द्वारा जामनगर रिफाइनरी को उड़ाने की बात की गई। इसके साथ ये बहुत ही टुच्ची हरकत पर उतर आए। इन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय डिप्लोमेट्स को पानी देना बंद कर दिया, मिनरल वाटर देना बंद कर दिया, न्यूज़पेपर देना बंद कर दिया, गैस सिलेंडर तक देने का इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स रहते हैं उनको इस तरीके की कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। जबकि इस तरीके का डील होता है, इस तरीके की ट्रीटी है कि आप यदि कोई भी डिप्लोमेट आपके देश में रह रहा है किसी दूसरी कंट्री का, तो आपको चाहे कितनी भी बड़ी युद्ध की सिचुएशन बन जाए, आपको उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से व्यवहार करना है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस ओछी हरकत से बाज नहीं आया। इसके साथ ही पाकिस्तान के पीएम का भी एक स्टेटमेंट आया, ये सुबह ही आया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि दुश्मन को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। आप इनसे ज़रा पूछे कि अपने देश में इनकी चलती कितनी है। यहाँ पे पाकिस्तान में आर्मी का ही बोलबाला है।
पाकिस्तान के जो पीएम हैं, इनकी स्टेटमेंट और इनके कहने का क्या रोल है, क्या वैल्यू है, ये वहाँ के लोग भी समझते हैं और बाकी सारी दुनिया भी समझती है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भारत को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो भारत आगे याद रखेगा। तो भारत भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाला नहीं है। भारत ने पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की हुई है और भारत का साफ कहना है कि यदि आपकी तरफ से कोई भी ऐसा मूवमेंट किया जाता है, कोई भी मिसाइल अटैक किया जाता है, किसी भी तरीके का हमला किया जाता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, ये याद रखना पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को इस मुद्दे पर क्या लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नज़दीकियां आगे भारत को कैसे प्रभावित कर सकती है, और भारत का आगे आने वाले समय में इस संबंध में क्या कदम होना चाहिए, किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले समय में चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती है, क्या क्या इशू निकल कर आते हैं, सारी चीज़ें हम चैनल पर अपडेट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।